हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने कल प्रीवियस क्लास देख ही ली होगी, जो हमारी सुपर 30 सीरीज है, जिसमें हम DDA के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने क्लास कल की नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है, उसके अंतर्गत हम जो है करने वाले जो क्वेश्चन हमारे जो आपके स्पेशली जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो आपके सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टॉपिक से होगा। मैंने सोचा कि अभी एग्जाम की कोई डेट तो है नहीं, तो क्यों ना हम क्या करें कि टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हुए चलें, ताकि मान लो एक आध सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का हो तो पूरे तरीके से आपका हो जाए। और ये क्वेश्चन का जो हमारा सोर्स रहेगा, आपको बता दूं कि मैंने आपको एक पोल भी दिया था, आप लोगों ने वहाँ पे पोल भी किया है। इस क्वेश्चन का जो सोर्स रहेगा हमारा, वो आपका SSC, JEE, PYQ, IS मास्टर की जो आपकी बुक है, उससे हमारा क्वेश्चन का सोर्स रहने वाला है। दूसरी बात, हमारा जो अगला क्वेश्चन अगली जो सोर्स रहेगा, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला है यहाँ पे सोर्स, तो वो हमारा रहने वाला है कि जो आपका ESC प्रीलिम्स की जो आपकी बुक्स है, वहाँ से हमारा सोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा दो सोर्स रहने वाला है। और आपको बता दूं मैं कि आज के जो क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 2004 से लेकर के 2021 तक, ठीक है, जितने भी SSC में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आए हैं, लगभग अब तक 120 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उन 120 क्वेश्चनों का निचोड़ आज हम कराने वाले हैं। मतलब मैंने उनमें से देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है या हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल कह लें, वहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन तो 120 आए हैं पर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को लेकर आए, चुनिंदा क्वेश्चनों को, जो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई में प्रीवियस ईयर में आए हैं। आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन हमारा SSC JEE PIQ से है, कुछ आपका गुप्ता एंड गुप्ता आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे बाकायदा लिख रखा है कि जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके गुप्ता एंड जो गुप्ता की आपकी बुक होती है, सॉइल में 1 से लेकर के 24 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के हैं। तो जिन भाई के पास बुक्स होगी वो ज़रूर 1 से 24 तक देख लीजिएगा। 1 से 24 तक हमको 5 क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि लाने लायक थे, तो हम 5 क्वेश्चन लेकर आए। बाकी आपको सेम वही जो आपके SSC JEE PIQ में आए हैं वही आपके क्वेश्चन वहाँ पे भी थे। तो मैंने सब क्वेश्चन को लेकर नहीं आया गुप्ता गुप्ता के, कुछ ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन वो हैं, बाकी कुछ आपके एक दो क्वेश्चन हम जो है ESC के लेकर आए हैं, क्योंकि ESC वाले क्वेश्चन भी हमको लेकर आए हैं और इनको और क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे इसमें। आज सारे संख्या 1 से 2 क्वेश्चन की संख्या रहेगी ESC के, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ाएंगे। तो इस पूरी सीरीज के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा हौसला अफजाई करिएगा, ताकि और अच्छे से मेहनत करके आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर भी करिए। ठीक है, चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुपर 30 सीरीज है भैया, इस सुपर 30 सीरीज को आपको बिल्कुल सुपर 30 बना देना है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सॉइल मैकेनिक्स आपका चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ द सॉइल सैंपल, देखो न्यूमेरिकल थोड़ा रहेगा, थोड़ा आपका थ्योरी रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और करने की कोशिश करना है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। पहला ही क्वेश्चन आपका है, इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वाइड। अब यहाँ लोग पढ़ने में गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज एयर वाइड है। ठीक है, तो परसेंटेज एयर वाइड का मतलब क्या होता है भैया, NA होता है। ठीक है, आपको NA कैलकुलेट करना है। ठीक, सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। दिया है आपको पोरोसिटी कितना, N इक्वल टू 50% दे रखा है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कि S कितना दे रखा है आपका, 90% दे रखा है। ठीक है, निकालना है परसेंटेज एयर वाइड ENA। तो आपको पता है कि ENA बराबर क्या होता है आपका, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी होता है। तो हमको अगर एयर कंटेंट मालूम पड़ जाए तो क्या हम यहाँ से NA का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो क्या करेंगे भैया कि हमको पता है कि एयर कंटेंट
प्लस सेचुरेशन इक्वल टू एक फार्मूला होता है 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन अगर 90% रख दें बराबर 100 यहाँ पे कर दें तो यहाँ से एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 10% आ जाती है। तो एयर कंटेंट आपने यहाँ से निकाल लिया कि एयर कंटेंट आपने जो यहाँ से निकाला वो इस तरीके से निकाला कि एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन आपका जो होता है 100 होता है। तो यहाँ से हमने सेचुरेशन का मान 90 रख करके एयर कंटेंट का मान निकाल लिया। जब आपके पास एयर कंटेंट आ गया तो आप आसानी से अब एन का मान निकाल सकते हो जो कि आपका परसेंटेज एयर वाइड होता है, परसेंटेज एयर वाइड होता है। और इसका फार्मूला भी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको ये पता है एन बराबर ए सी इंटू एन होता है। अब एयर कंटेंट क्या होता है वो वैल्यू आ गई 10% मतलब 0.10 और एन मतलब कि 0.5। अब गुणा करोगे दोनों को आपस में तो हो जाएगा 0.05। तो ये तो हो गया विदाउट परसेंटेज में। जब इसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे, जब इसी को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा 5% है, ऑप्शन ए इधर हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि 5% का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ गया होगा। क्या हमने किया, क्वेश्चन में आपको पोरोसिटी भी दे रखा था 50% का मान, सेचुरेशन भी आपको दे रखा था 90% का मान। आपको दो रिलेशन हमने यहाँ बताया। एक रिलेशन हमने यहाँ पे जो बताया वो ये बताया कि एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन आपका कितना होता है 100% होता है और एन बराबर ए सी इंटू एन होता है। अब दिखाओ ये कैसे होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एयर कंटेंट प्लस की सेचुरेशन बराबर 1 या 100 कैसे होता है। एयर कंटेंट जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड, और सेचुरेशन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन के वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ लो, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर होता है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। कैंसिल हो जाएगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी रिलेशन की बात करें, एक रिलेशन और आपने पढ़ा कि एन ए बराबर एयर कंटेंट इनटू की पोरोसिटी। अब यहाँ पे एन ए जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, परसेंटेज एयर वाइड, परसेंटेज एयर वाइड। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, और एन क्या होता है पोरोसिटी। अच्छा, इसी पोरोसिटी को हम लोग कभी कभी परसेंटेज वाइड के भी कहते हैं। एक बार ये 18 के या 19 के मेंस में आ गया था ऐसा टर्म, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। एन जो होता है आपका पोरोसिटी होता है, तो परसेंटेज एयर वाइड जो आपका होता है वो अलग होता है, और परसेंटेज वाइड जिसको हम लोग पोरोसिटी कहते हैं वो अलग होता है। ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम होता है, ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर भी जो आपका बचता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम बचता है, और यहाँ भी आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम बनता है। तो कहीं ना कहीं दूसरे के बराबर होता है, तो एक आपको ये याद रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमको दो फॉर्मूले मिले देखने को। एक आपका मिला एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन बराबर एक मिला बराबर एन बराबर ए सी इंटू एन। तो दोनों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट। आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि हमारी जो सॉइल होती है जब उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, कहीं से भी सॉइल सैंपल को लेकर आते हैं, सबसे पहला टेस्ट हमारा वाटर कंटेंट ही होता है। अब वाटर कंटेंट निकालने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड, क्या कहते हैं कि कोबाल्ट 50 का यूज करके रेडिएशन मेथड। तो आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, पर उनमें से जो क्विक डिटर्मिनेशन होता है, जो सबसे तेज़ी से आपको रिजल्ट देता है, वो आपका कौन सा होता है, तो वो आपका होता है भैया कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में ऐसा क्या होता है, इसमें आपका जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो सॉइल में जो प्रेजेंट वाटर होता है उससे जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपकी C2H2 मतलब कि एसिटिलीन गैस को रिलीज करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बच जाता है। इस तरीके से आपका निकलता है। तो यहाँ पे जो CTH2 एथिलीन गैस होती है, ये क्या करती है, डायल गैस से प्रेशर दबाव डालती है। उस प्रेशर के द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं कितना हमारा प्रेशर आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में कितना हमारा वाटर कंटेंट होता है। तो आपको अगर पूछे कि क्विक डिटर्मिनेशन में कौन सा होता है, तो आपका कैल्शियम कार्बाइड लगा देना है। और इसके बारे में ध्यान रखना कि ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है, बहुत ही क्विकेस्ट होता है। पर अगर पूछे कि एक्यूरेट कौन होता है, तो ओवन ड्राइंग मेथड जो आपका होता है,
ओपन ड्राइंग मेथड यहाँ पे जो है ये आपका जो है एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। और ओपन ड्राइंग मेथड जो आपका होता है वो आपका क्या आता है, एक्यूरेट रिजल्ट को देता है, ठीक है। सैंड बार मेथड क्या होता है, ये आपका एक फील्ड मेथड होता है। सैंड बार मेथड ये भी वाटर कंटेंट निकाले, लेकिन ये एक फील्ड मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि एक सैंड का बनाया जाता है पूरा पात्र, उसके अंदर सॉइल को टेस्ट करके यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। आपने एक सुना होगा पिक्नोमीटर मेथड, एक आपने सुना होगा पिक्नोमीटर, ठीक है। तो पिक्नोमीटर में कुछ नहीं होता, उसके द्वारा जो आपका ये पिक्नोमीटर बॉटल होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके आपकी बोतल होती है, उसके अंदर सॉइल को भरा जाता है। तो यहाँ पिक्नोमीटर के द्वारा भी आपका वाटर कंटेंट को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, जलांश को निकाला जाता है। अच्छा, इसी पिक्नोमीटर से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाला जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। इसका जो वॉल्यूम होता है 900 ml होता है, 900 ml होता है, कहीं कहीं आपको 1000 ml भी दिखेंगे, लेकिन 900 ml होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वाटर कंटेंट से रिलेटेड थी। और आप बताइए कि वाटर कंटेंट जो आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है w बराबर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका होता है वाटर कंटेंट, जिसको हम लोग जलांश कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आप को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, शायद ये रिपीट हो गया है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9, इट्स पोजिटिव सेल बी। छोटा क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा है। तो आपको गलत नहीं करना क्वेश्चनों को। आपको क्या है, वाइड रेशियो ई का मान दे रखा कितना 0.9, निकालना क्या है पोर्सिटी का मान। तो आपको बता दूं यहाँ पे दोनों में रिलेशन होता है। अगर एन पूछेगा तो एन बराबर होता है ई अपान 1 प्लस ई। तो यहाँ हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 1 प्लस के 0.9, तो हो जाएगा आपका 0.9 डिवाइड बाई 1.9, या इसी को हम लोग कह देंगे 9/19। भाग करोगे 19 चौको 76, 19 से 95, तो 0.4 76, 90 में से 76 जाएगा, हो जाएगा 140 आएगा। अब 19 25 95 6 114 19 7 133, 7 बार जाएगा, 0.47 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 0.47 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये होता है कि ई बराबर या एन बराबर ई अपान प्लस ई। अगर मान लो कभी ई का मान निकालना रहे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वो होता है आपका एन अपान 1 माइनस एन। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में मान लो इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक। तो वाइड रेशियो आपने देखा कि वाइड रेशियो आपका जो होता है, जो आपका वाइड रेशियो होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक। और एन जो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान के टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक। ये दोनों बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वाइड ऑफ द आर्डर ऑफ 30%। परसेंटेज एयर वाइड, पढ़ने में गलती मत करना, परसेंटेज एयर वाइड से कह रहा है, मतलब कि जो एन ए का मान है वो बराबर कितना आपका है 30% आपका एन ए का मान है। पोर्सिटी कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है। एयर कंटेंट निकालना है, तो बस आराम से क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, एन ए बराबर एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी कर दो। जहाँ पे एयर कंटेंट है वहाँ पे x कर दो, जहाँ n है वहाँ 0.4 कर दो, जहाँ एन ए 30 है वहाँ पे 0.3 कर दो। इससे भाग करोगे 4 से, 4 7 28, 7 4 5 20, लगभग 75% के करीब जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में कोई दम है कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके साथ से PYQ के हैं, जो कि 2004 से लेकर 2022 तक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी का मैं निचोड़ लेकर यहाँ पे आपके साथ पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द वाइड ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म्ड एज। इफ द वाइड ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म्ड एज। अगर कह रहा है कि मान लो कोई आपका सॉइल मास है, ठीक है, इस सॉइल मास के अंदर जो आपका सॉइल के पार्टिकल हैं वो ऐसे ऐसे हैं आपके, ये आपके सॉइल के कण हैं, सॉइल ग्रेन है, ठीक है, जैसा आपके सॉइल ग्रेन है, ठीक है। अब सॉइल ग्रेन के बीच में जो गैप होती है, आप देख रहे होगे कि जो इनके बीच में गैपिंग होती है, ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग है, इन्हीं गैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल ग्रेन के बीच में गैप जो होता है
ये जो गैप होता है इन्हीं गैप को हम लोग ग्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेन कहते हैं। अब ये जो ग्रेन होता है इसके अंदर जो ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं। अब इस वाइड में या तो आपका पानी होगा या तो फिर आपका हवा होगा। ठीक है, ठीक है, या तो पानी होगा तो हवा होगा। अगर इस ग्रेन के अंदर केवल पानी है, वो हवा नहीं है, मतलब इस ग्रेन के अंदर केवल पानी है, हवा नहीं है, तो केवल पानी है और सॉइल ग्रेन है, तो इसको हम लोग कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। क्या कहेंगे? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। ठीक है, और कभी कभी केवल हवा रहती है और सॉइल रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राई सॉइल। क्या कहते हैं? ड्राई सॉइल। अगर तीनों रहे, पानी भी रहे, हवा भी रहे और सॉइल ग्रेन भी रहे, तो उसको कहते हैं पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। क्या कहते हैं? पार्सली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। और इसका जो फेज डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से आपका जो है फेज डायग्राम बनता है, जिसमें सबसे नीचे आपका होता है सॉलिड, और फिर बीच में आपका होता है वाटर, फिर आपका थर्ड नंबर पे आपका होता है एयर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया? हाँ, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द वाइड ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, केवल एयर विद्यमान है, मतलब कह रहा है केवल उसके अंदर एयर है, आपका पानी नहीं है, तो एयर इंटेंट सॉइल नहीं, ऐसा कोई सॉइल नहीं होती। पार्सली नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि पार्सली में आपका वाटर भी होता है, एयर भी होता है, सॉइल ग्रेन भी होता है। तो बचा आपका क्या? डी ऑप्शन, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल ही आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ड्राई सॉइल में ही आपके क्या होती है? अगर एयर विद्यमान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वैलिड रेंज फॉर एस, एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका सेचुरेशन होता है वो यही कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। मतलब अगर आपका कोई सॉइल सैंपल है और इस सॉइल सैंपल में आपके सॉइल ग्रेन हैं, और सॉइल ग्रेन के बाद इनके बीच में ये जो खाली गैपिंग है, ये खाली गैपिंग है, इस खाली गैपिंग में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है एज रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब कुल वाइड में कितना वाइड जो खाली स्थान है वो पानी लेकर बैठा है, वही आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इनकी रेंज अगर निकालें तो क्या आप बताओ, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और ये बताने की मुझे कोशिश करो, क्या आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है? बताओ, क्या आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 0 हो सकता है? भाई हो सकता है। किस केस में? ड्राई सॉइल के केस में। ड्राई सॉइल के केस में सारा का सारा वाइड में आपका एयर हो सकता है, पर ड्राई सॉइल के केस में उनके वाइड में पानी नहीं हो सकता, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया तो आपका क्या सेचुरेशन उस समय 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके मतलब सेचुरेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। अब ये बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो सकता है? तो हाँ भैया, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो सकता है। किस केस में? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में। अगर मान लो पूरी तरीके से आपकी सैचुरेटेड सॉइल है, तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब जितना खाली स्थान है उस खाली स्थान में आपका पूरा का पूरा पानी भरा होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो गया तो उस केस में सैचुरेशन का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी वाइड से भी ज़्यादा हो सकता है? भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाइड पानी से भर सकता है, और क्या मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा ही होगा। तो अब यहाँ से जो रेंज निकल के आई कि 0 हो सकती है और 1, 0 भी हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 के बराबर, 1 से कम भी हो सकती है। तो यहाँ से जो रेंज निकल के आती है वो अगर हम उस रेंज में लिखना चाहें तो आपकी रेंज इस तरह लिखी जाती है कि आपका जो सेचुरेशन है वो आपका 0 तो हो सकता है, 0 के बराबर, 0 से कम भी होता है, और 1 के बराबर और 1 से कम भी होता है। तो इस तरीके से आपकी ये रेंज निकल के आती है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है कि एस के बराबर और एस 0 के बराबर, 0 से कम, और 100 बराबर 100 से कम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, दोबारा देखोगे तो आपको आ जाएगी। कुछ नहीं है, बस फार्मूला था, उसी फार्मूला हमने रख दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि यूनिट वेट से संबंधित है। क्वेश्चन है कि सॉइल हैज बल्क डेंसिटी आप 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, गामा बल्क दे रखा है, एंड वाटर कंटेंट आपको 10% दे रखा है। पूछा है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है गामा डी इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाई प्लस के डब्लू, 22 हो जाएगा, और 1 प्लस के डब्लू मतलब 10% हो जाएगा।
आप इसको सॉल्व करिएगा और इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमको होमवर्क में जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में करके आपको बताना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने वैलिड रेंज पढ़ी डिग्री ऑफ सेचुरेशन को, वही सेम रेंज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाटर कंटेंट के बारे में। अब यहाँ पे वाटर कंटेंट के बारे में देखा कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, वाटर कंटेंट आपकी जो सॉइल का वाटर कंटेंट होता है वो हो सकता है लेस देन 0, ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, और टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैसे इसकी वाटर कंटेंट की रेंज लिखी जाती है। तो भैया जो वाटर कंटेंट की रेंज होती है आप सभी को पता है कि वाटर कंटेंट आपका जो होता है वो आपका होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। क्या आपका वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है? हाँ भैया, वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। सॉइल का वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, वो भी किस केस में भैया? ड्राई केस में। अगर वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है तो हमारा वाटर कंटेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा भैया। और क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? और क्या वेट ऑफ वाटर हमारा वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है? तो आपको पता है कि टोटल वेट होता है वो आपका वेट ऑफ वाटर प्लस के वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए और वेट ऑफ सॉलिड का मान कम हो जाए, कभी ये ज़्यादा हो जाए कभी ये कम हो जाए। तो मतलब 0 तो हो सकता है वाटर कंटेंट का मान, और अधिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इससे कहा जाता है, इसके जो रेंज लिखी जाती है कि वाटर कंटेंट जो होता है 0 तो होता है, पर 0 से बड़ी वो हर वैल्यू को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% से अधिक नहीं होगा। वाटर कंटेंट आपका 100% अधिक हो सकता है, पर यहाँ कन्फ्यूज मत होना। डिग्री ऑफ सेचुरेशन से लोग जो है ये समझ लेते हैं कि अगर वाटर कंटेंट आपका 0 है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी आपका 0 होगा, या सेचुरेशन अगर 100% है तो वाटर कंटेंट भी 100% होगा। ऐसा नहीं सोचना है, वो एक दूसरे से अलग है। वो सेचुरेशन है वो बताता है कि वाइड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर विद्यमान है, और ये जो वाटर कंटेंट होता है ये आपको बताता है कि कितना वेट ऑफ वाटर है उस सॉइल सॉलिड के अंदर या सॉइल मास के अंदर। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज लोग करते हैं इससे कि हाँ। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि जो वाटर कंटेंट होता है 0 तो होता है, पर 0 से बड़ी वो हर वैल्यू को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो वाटर कंटेंट आपका 150 भी हो सकता है, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू इस तरह। अब यहाँ देखो, बी लेस देन 0%, तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। बी ग्रेटर देन 100%, हाँ यही बात बिल्कुल सही है। नेबर बी ग्रेटर देन 100%, ये भी गलत हो जाएगी। टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, तो ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा कि जो आपका वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है वो बी ग्रेटर देन 100%, 100% से अधिक आपकी हो सकती है। ऐसा बात नहीं है कि आपकी जो 100% से कम ही रहेगी। ठीक है, वो आपकी 100% से अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका जो है गुप्ता एंड गुप्ता में भी क्वेश्चन आया हुआ है। गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, इस बात को समझना है। टेक नेवर बी ग्रेटर देन, हाँ टेक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका गुप्ता एंड गुप्ता का भी क्वेश्चन है जो कि एसएससी पीआईक्यू में आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रेबल ग्रेबल एंड सिल्ट ग्रेबल एंड सिल्ट ग्रेबल एंड सैंड बिलोंगिंग टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, एलोबियल सॉइल, कैसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल, मैराइन सॉइल। तो आपकी जो ग्रेबल और सिल्ट आपकी होती है वो किस कैटेगरी में आती है? तो आपकी एलोबियल सॉइल में आती है। आप सभी को पता है कि बाई रनिंग वाटर जो भी आपकी सॉइल बनती है आपकी एलोबियल सॉइल कहलाती है। कोहेसिव सॉइल आपको पता है कि सेम अमाउंट सेम पार्टिकल के बीच में होता है। मैराइन सॉइल जो होता है आपकी समुद्र की तली पर या समुद्र के कोस्ट पर, जो आपकी समुद्र के किनारे पर जो आपकी जो मृदा बनती है आपकी मैराइन सॉइल होती है। इसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना चीज़ें? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हम पढ़ा रहे हों? बता दीजिएगा स्पीड अगर धीमी तेज़ करनी हो तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि स्पीड हम बहुत तेज़ी से बहुत चीज़ों को बोल देते हैं, तो आपको इसको समझना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, तो सबसे पहले इसको करने से पहले समझ लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। तो जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है भैया, जिसको हम लोग जी से नोट करते हैं, ये होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो होता है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एस डिवाइड बाई वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये आपकी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोग इसको भी जानते होंगे, एक जो आपकी होती है एक आपकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। ठीक है,
जो कि सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमेशा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से अधिक ही होती है। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करें, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मिनरल कंटेंट की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1 ऑर्गेनिक मैटर की। अगर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा तो मिनरल की जो आपकी मिनरल कंटेंट होगा वो घटेगा और आपकी जी का मान भी घट जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, जो ऑर्गेनिक जो आपकी सॉइल होती है उसके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का जो मान होता है वो आपका होता है 1.5 से लेकर के 2.0 के बीच में होता है। पर यही आपका जो होता है इनऑर्गेनिक के लिए जो वैल्यू होती है वो मोस्टली 2.6 से 2.8 तक की लाई करती है, ठीक है। और ये 1.5 से 1.5 2.0 ऑर्गेनिक के लिए कम होती है और इनऑर्गेनिक के लिए आपकी 2.6 से 2.8 के बीच में होती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कहा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का जो तरीका होता है, आपने एक पढ़ा होगा डेंसिटी बॉटल मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है, एक आपका होता है पाइक्नोमीटर पाइक्नोमीटर के द्वारा आप लोग निकाल लेते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा मेजरिंग, एक होता है मेजरिंग फ्लास्क मेथड होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। एक आपका होता है गैस जार मेथड होता है, फिर आपका होता है श्रिंकेज लिमिट मेथड होता है। तो ये 4 से 5 तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड। तो बिल्कुल बात गलत है, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, ठीक है। डिटरमाइन बाय हाइड्रोमीटर, भाई ये हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग जो निकालते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की हाइड्रोमीटर से निकालते हैं। और इसी के द्वारा हम लोग पार्टिकल साइज एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ करें लेस देन 2 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, यह भी आपका गलत हो जाएगा, बचेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 2.6 से लेकर के 2.8 के बीच में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी विभिन्न प्रकार के सॉइलों की लाई करती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से कुछ सॉइल का निर्माण होता है, आपको बताना है। जैसे कि एलोबियल सॉइल, तो बाई आपने बताया बाई रनिंग वाटर से जो बनती है आपकी एलोबियल सॉइल का निर्माण होता है। लेकेस्टाइन डिपॉजिट, जो आपकी डिपॉजिट इन द लेक बेड, डिपॉजिटेड, आपको जल्दी से कमेंट में लिख के बताना है, डिपॉजिट इन द लेक बेड। मैराइन कहाँ होती है, कोस्ट पर होती है। एओलिन कहाँ होती है, बाई एयर के द्वारा निर्माण होती है। ग्लेशियल आपको पता है कि आइस के पिघलने से जो आपकी बनती है, इसका यहाँ पर टिल होता है या आपका ड्रिफ्ट भी इसी को कहा जाता है। कोलोबियल आपका जो होता है बाई ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, जो बनती है। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी है आपका न्यूमेरिकल हल्का सा, जो आपको बताना है। कह रहा है इफ द वाइड रेशियो इज 0.67, अगर आपका वाइड रेशियो ई का मान 0.67 दे रखा है, वाटर कंटेंट का मान आपको दे रखा है 0.188 दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान दे रखा है 2.68 दे रखा है, और आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस का मान निकालना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस का मान निकालना है, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है E/S बराबर W/GS, ठीक है। तो अब यहाँ पे सहवाग का जो फार्मूला है, आप ई का मान रखो 0.67 और एस का जगह पे आपको एस का एक्स का मान रख दो, डब्ल्यू का मान रखो कितना आपका 0.188 और जी का मान रखो 2.688। 4 से काटोगे, 4 से 28, 4 से 24, 26, 4 से कटेगा, 4 से काटो, 4 से इसमें गुणा करोगे तो आएगा कितना, 4×8 = 32 के 2, 4×8 = 3, 35, 4×3 = 7, 0.752 मतलब 75 लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से कट जाएगा, 0.67 को जब 4 से काटोगे 2.6 से कट जाएगा, क्योंकि 0.67 को 4 करोगे, 4 से 28, 4×26 कट जाएगा, 268 इससे कट जाएगा, बचेगा 188, गुणा करोगे 75% आ जाएगा। तो ये सहवाग वाले फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं भैया सहवाग के फार्मूले से। अब आते हैं हम गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन उठाए हैं हमने कुछ, तो उसको देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन है भैया। अभी तक आपने जो देखा वो आपने 120 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं अब तक एसएससी जेईई के अंदर, उनमें से हमने 12 क्वेश्चन हमने ढूंढ के निकाला था।
जो लगा कि हम करा दें। बाकी इतना आसान क्वेश्चन है कि आप उसको देखोगे उड़ा दोगे, देखो उड़ा दोगे। मैंने वो क्वेश्चन को लाया ही नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा लगा कि हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगी, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब हम चलते हैं अपने गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक की तरफ। अब गुप्ता एंड गुप्ता में लगभग हमने 24 क्वेश्चन को खंगाला, और 24 क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इनमें से कौन सॉइल का निर्माण होता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेलोस सॉइल है वो आपकी जो कि ग्रेविटी के थ्रू बनती है, जबकि आपके लोएस्ट पता है विंड के द्वारा होती है। ड्यून सैंड या फिर आपका विंड के द्वारा, एओलियन सॉइल के द्वारा बनती है, और ड्रिफ्ट आपकी पता है ग्लेशियर से बनती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपके गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, वैलिड रेंज ऑफ द एन परसेंटेज वाइड। अब देखो यहाँ लिखा परसेंटेज वाइड से लिखा है, मतलब कि ये एन क्या है आपका पोरोसिटी है। तो पोरोसिटी के बारे में वैलिड रेंज निकालना है, पहले पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है एन जो आपका होता है वो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान के टोटल वॉल्यूम। आप ये बताओ कि आप वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो हो गया तो कहने का मतलब जो आपका सॉइल मास है उस सॉइल मास के अंदर वाइड खाली स्थान है ही नहीं। अगर खाली स्थान नहीं होगा तो ऐसा किस में होता है, उसमें रॉक चट्टानों में होता है, जो कि इनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनके वाइड होता ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो हो गया तो वो सॉइल सॉइल ना रही, अब वो रॉक हो गई। तो इसीलिए एन का मान कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक, और ये बात, वॉल्यूम ऑफ जो वाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ जो आपका वाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जो होता है कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो हमेशा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, तो हमेशा टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाइड इसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए जब कभी इसके बराबर नहीं हो सकता तो एन का मान, पोरोसिटी का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब जो एन की वैल्यू होगी, आपने रेंज निकाल ली, ना तो जीरो हो सकती है ना तो 1 के बराबर हो सकती है। तो अब जब जीरो नहीं हो सकती तो जीरो से कम भी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बंध गए कि जो आपकी पोरोसिटी होगी, जो आपकी जो पोरोसिटी होगी, जो आपकी पोरोसिटी होगी, वो पोरोसिटी जो आपकी होगी एन का मान, वो आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो बराबर नहीं लगा सकते यहाँ निशान, जैसे हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन में बराबर लगा दें, बराबर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो ना तो 1 के बराबर हो सकती है। इसलिए जो इसको रेंज लिखेंगे 0 से 1 के बीच में। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये आपका जो है गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपका सबसे JPIQ में सैचुरेशन का आया था, तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज लिखते हैं। ठीक, अब अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वाइड रेशियो का पूछ ले चाहे जिसका पूछ ले, तो आप कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए पिक्नोमीटर इज यूज डिटरमाइन। अभी हमने बताया कि पिक्नोमीटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आपको बताना है पिक्नोमीटर का यूज कहाँ करते हैं। देखो, पिक्नोमीटर जो आपका भैया होता है वाटर कंटेंट तो निकाल के देता ही देता है, साथ में साथ आपका जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गुप्ता एंड गुप्ता का ये क्वेश्चन है। वाटर कंटेंट निकाल के देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के देता है आपका पिक्नोमीटर। ठीक, अब ये बात ध्यान रखना कि अगर हमको वाटर कंटेंट निकालना हुआ पिग्नोमीटर मेथड के द्वारा, तो जो भी ये सॉइल होगी वहाँ पे आपकी कोहेजन लेस सॉइल होगी, मतलब कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज की जाती है। ऐसा ऐसा भैया क्यों, ऐसा क्यों हम लोग फाइन ग्रेन के लिए यूज नहीं कर सकते पिग्नोमीटर को वाटर कंटेंट निकालने के लिए? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि पिग्नोमीटर से जब हम वाटर कंटेंट को निकालते हैं तो इसमें जो प्रोसेस होती है नंबर तीसरे पे, कि पिग्नोमीटर खाली बोतल के अंदर हम लोग सॉइल का जो सॉइल मास होता है उसको रखते हैं, और उसमें जो बबल्स बन जाते हैं सॉइल पानी में जो एयर होती है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तब जा करके वेट 3 निकालते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला कि W2 माइनस के W1 डिवाइड बाई W3 माइनस के W4 इंटू G-1 डिवाइड बाई G-1।
आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो W3 होता है वो पिग्नोमीटर का वेट होता है प्लस सॉइल का वेट होता है प्लस उसके अंदर पानी भरा जाता है उसका वेट होता है। तो अब जब वाटर इसके अंदर भरा जाता है तो सॉइल के में से जो उसके बीच में खाली स्थान या एयर बबल्स होते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, होमोजीनियस सस्पेंशन बनाया जाता है। पर अगर मान लो ये आपका फाइन पार्टिकल हो गया, जैसे कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो उसके अंदर ये जो प्रोसेस होती है हम आसानी से एयर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आपको यूज की जाती है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग वाटर कंटेंट निकालने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। एक बात ये आप नोट करना। एक बात और याद देखना कि इसमें जब हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं जी का मान आता है। तो मतलब पिग्नोमीटर मेथड के द्वारा अगर हमको वाटर कंटेंट निकालना है तो उस सॉइल का हमको जीएस का मान पता होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपकी है कि जब भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में जब भी आपका पिग्नोमीटर यूज किया था तो वहाँ पे सैंपल जो होता है वो ड्राई सॉइल सैंपल होता है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये दो चीज़ें आपको नोट करके रखनी है कि वाटर कंटेंट को निकाल के देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाल के देता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके थे ये गुप्ता एंड गुप्ता के थे। आपके पास अगर गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है तो 1 से लेकर के 24 क्वेश्चन तक हमने आज किया है। तो गुप्ता एंड गुप्ता के 1 से 24 क्वेश्चन तक के बीच में हमने 5 क्वेश्चन हमको लगा कि हम आपको करा दें तो हमने वो करा दिया है। बाकी आप लोग अपने घर पे करिएगा। अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन उसमें कराने चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा भैया और क्वेश्चन ये करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए भैया ये क्वेश्चन करा दो, ये क्वेश्चन करा दो। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एड ऑन कर लूँगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि 1 से 24 तक क्वेश्चन में आपको कुछ कराने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं ईएससी का क्वेश्चन है। ईएससी 2019 का ये क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए गिवन वॉल्यूम चेंज इन सॉइल एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? तो भैया जो परिभाषा है ये सिंके रेशियो की परिभाषा को दे रखा है। सिंके रेशियो होता क्या है आपको बता दूं। जो सिंके रेशियो होता है वो कहता है कि V1 माइनस V2 एज VD डिवाइड बाई W1 माइनस के W2। कहने का मतलब वाटर कंटेंट में परिवर्तन करने से उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन जो आपका होता है वो आपका सिंके रेशियो कहलाता है। इसको हम लोग गामा डी बाई गामा डब्ल्यू के द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो ये आपका होता है सिंकेज रेशियो। ठीक है, और ये आपकी परिभाषा जो दे रखी इसी की दे रखी थी। ये क्वेश्चन आपका जो है ईएससी का क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लास आपको लगी, क्या और क्वेश्चन ईएससी के एड ऑन इसमें होने चाहिए ऐसे तरीके से, और हमारे पास जो क्वेश्चन है और को हम इसमें एड ऑन करेंगे और क्वेश्चनों को इसके अंदर लेकर आएंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ये जो कि ईएससी का क्वेश्चन है आप इसको होमवर्क में करके लाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ए सॉइल सैंपल जो हमने अभी तक एसएससी जेके पीआर में क्वेश्चन कर रखा है। ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, सॉइल 50% सैचुरेटेड है, यूनिट वेट आप सॉइल निकालना है। तो आपको गामा बी का मान निकाल करके G प्लस SE इंटू ओमेगा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई करके जो फार्मूला आपका लगता है इसको आपका लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क आपका ये रहने वाला है। ये आपका ईएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या इस क्लास में और क्वेश्चन एड ऑन होने चाहिए, क्या है, कुछ सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पर 10 बजे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए मगर मत जाना। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। अगर किसी प्रकार समस्या होती है 11 बजे आपसे लाइव हम रूबरू होते हैं तो आप वहाँ मिल सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।